उपयोगिता के संदर्भ में वो बोल सके, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सके। और उसके बाद व्याख्या करना में सूचनाओं की व्यवस्था को अपनी समझ के आधार पर पुनः व्यवस्थित करना ही व्याख्या करना कहलाता है। इसमें अंतर करना, वर्गीकृत करना और व्याख्या करना 3 व्यवहारिक शब्दावली हमने देखी। और अंत में उल्लेख करने का मतलब था कि जो कोई पूर्व ज्ञान उसको है, जिस प्रवृत्तियों के बारे में उसको नॉलेज है, उनके एकत्रित परिस्थिति में उस ज्ञान और प्रवृत्तियों की समझ के आधार पर कोई अनुमान इंगित करना ही उल्लेख करना कहलाता है। तो ये 3 बातें हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ते हैं अगला उद्देश्य आपका अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। क्या है अनुप्रयोग? देखो, अनुप्रयोग का मतलब यह है कि जो नॉलेज आपने अब तक लिया है, जिस नॉलेज के बारे में आपने अब तक समझ विकसित की है, उसका अपने दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ जाए, दैनिक जीवन में 2 प्रकार की परिस्थितियां रहेगी, या तो परिचित परिस्थिति में या नवीन परिस्थिति में उस ज्ञान को उपयोग में लेना। अनुप्रयोग का मतलब क्या है कि जो ज्ञान अब तक हमने ग्रहण किया है, उस ज्ञान को हम अपने दैनिक जीवन में परिचित या नवीन परिस्थिति में उपयोग में लेने की क्षमता रखें। ये परिचित और नवीन क्या है, ये देखो। जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ा है, पूरा सौर मंडल पढ़ा दिया था, सौर मंडल आपको पढ़ा दिया, सौर मंडल के बाद में आपको ज्ञान है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि सौर मंडल का मॉडल बना के लेके आओ, तो ये आपके सामने एक समस्या का मतलब ये नहीं है कि मतलब पानी नहीं आ रहा है और ये छोटी मोटी जो घर की समस्या होती है वो समस्या, मतलब कोई भी प्रश्न आपके सामने हो, कोई भी ऐसी चीज जिसका सॉल्यूशन आपसे कोई सामने वाला चाहता है, वो आपके लिए समस्या होगी। कोई प्रश्न भी हो सकता है, कोई टास्क भी हो सकता है, कोई भी थिंग, एवरीथिंग। तो यहां आपके सामने एक समस्या रखी गई थी सौर मंडल पूरा पढ़ाने के बाद में कि सौर मंडल का मॉडल बनाइए, सौर मंडल का मॉडल बनाइए। तो आप इस परिस्थिति से परिचित हैं या नहीं है? बिल्कुल है। तो परिचित परिस्थिति में आप उस ज्ञान का उपयोग करते हुए सौर मंडल का मॉडल बना दोगे, यह है अनुप्रयोग। एक परिस्थिति ऐसी हो सकती है जो नवीन हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं हो, सीधा नॉलेज नहीं, सीधा उसके बारे में जान नहीं रहे होंगे आप। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि अधिकतम कितने व्यक्ति एक दूसरे से समान दूरी पर बैठ सकते हैं? अधिकतम कितने व्यक्ति एक दूसरे से समान दूरी पर बैठ सकते हैं? समान दूरी पर बैठ सकते हैं, यह है आपके सामने समस्या। अब जब ये समस्या आई, सीधे रूप से इस समस्या के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, यानी इसकी परिस्थितियों से आप परिचित नहीं है, ये आपके लिए क्या है? नवीन है। जब ये नवीन समस्या, इसको हल करने के लिए आप प्रयास करेंगे, भाई अधिकतम कितने बैठेंगे? आप करोगे सर कितने ही बैठ सकते हैं, एक बीच में ये बिठा दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ये कोई अनंत बिठा देंगे। अब ये इस सेंटर वाले से तो है, लेकिन इन दोनों के आपस की दूरी, इनकी आपस की दूरी, बोला नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। फिर आपने कहा कि नहीं 4 आदमी बैठेंगे, 4 आदमी बिठा दिया आपने, ये 4 आदमी बैठ गए। फिर देखा कि इसकी इससे है, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, लेकिन इनके बीच की दूरी ज़्यादा हो गई। अब आप इसको प्रयास कर रहे हैं हल करने का, आप ऐसी चीज़ों को ढूंढ के लाने का प्रयास कर रहे हैं जिनकी परिस्थितियों से आप परिचित हैं। आपने ये देखा, हर प्रकार से चतुर्भुज बना के देख लिया, वृत्त बना के देख लिया। अब आपने ये देखा कि ऐसी कोई भी आकृति जिसके बीच में विकर्ण होगा, उसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे से समान दूरी पर नहीं बैठ सकते। तो पुराने ज्ञान की तरफ जाओगे, ऐसी आकृति कौन सी है जिसमें विकर्ण नहीं है? तो आपने देखा कि त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जिसमें विकर्ण नहीं है, और त्रिभुज भी यदि समबाहु होगा तो ये एक दूसरे से समान दूरी पर बैठ जाएंगे, यानी अधिकतम 3 व्यक्ति एक दूसरे से समान दूरी पर बैठ सकते हैं। आपने इस समस्या का समाधान कर दिया। नवीन परिस्थिति में समस्या का समाधान आपने किया, ज्ञान तो पहले का ही यूज किया है, लेकिन उस पूर्व के ज्ञान को यूज करने के लिए बहुत सी इधर उधर की कोशिश करनी पड़ी आपको। सीधा नहीं था, परिस्थितियां आपके सामने एकदम परिचित नहीं थी। इसमें तो क्या है, सौर मंडल का मॉडल बनाना है। सर ने कहा था केंद्र में सूर्य, आपने बना दिया, उसके पहले बुध है, वो बुध बना दिया। तो ऐसे करते करते आपने मॉडल थर्मोकोल पे बना के ले आए,
क्योंकि परिस्थितियों से परिचित थे। मैथमेटिक्स में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनसे आप सीधे सीधे परिचित नहीं होते हैं, तो फिर इधर उधर का जोड़ तोड़ करके और उसको हल करने का प्रयास करते हैं, पुराने ज्ञान को समेटने का कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, देखो कैसे किसी भी समस्या का समाधान करते हैं हम। समस्या विद्यार्थी के सामने रखी जाती है। पहला, विद्यार्थी के समक्ष समस्या रखी जाती है, ठीक है। तो विद्यार्थी के सामने सब जब समस्या रखी जाती है तो वो क्या करेगा, वो इस समस्या में से ऐसे तत्व पुनर्गठित करने का प्रयास करता है जिनसे वह परिचित है, जिनसे विद्यार्थी परिचित है, ठीक है। ये बात भी ठीक है। हमने कोई समस्या, कोई प्रश्न, अपने आप में एक समस्या, कोई प्रश्न विद्यार्थी के सामने रख दिया कि इसको हल कर। जैसे मैथ्स के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो सीधे नहीं होते, तो वो क्या करता है, ऐसे छोटे छोटे तत्व इधर उधर से लाके उनको पुनर्गठित करने का प्रयास करेगा जिनसे वो परिचित है, क्योंकि समस्या उसके सामने अपरिचित परिस्थितियों में है, नवीन परिस्थितियों में है। तो परिचित तत्वों को वो एक साथ लाने का प्रयास करेगा, पुनर्गठित करने का प्रयास करेगा। उसके बाद में ऐसे नियम या सिद्धांत का चयन करेगा जिससे समस्या का समाधान हो, ठीक है। जैसे अभी हमारे सामने वो नवीन परिस्थिति में प्रश्न था, तो हम क्या करेंगे, ऐसे नियमों सिद्धांतों को चयन करेंगे जिनसे समस्या का समाधान कर। जैसे हमने किया था कि ऐसी आकृति जिसके बीच में विकर्ण नहीं हो, वो एक हो सकती है, तो हम वो नियम लेकर आएंगे, बिना विकर्ण वाली आकृति लानी है। उसके बाद बिना विकर्ण वाली आकृति के पास पहुंचे, कोई भी मैथ्स के अंदर जैसे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पता चले इसमें x² - y² वाला फॉर्मूला काम आएगा, तो कौन सा नियम, कौन सा सिद्धांत लागू होगा, उस नियम या सिद्धांत का चयन करते हैं जिससे जो समस्या आपके सामने रखी है उसका सॉल्यूशन करना है। चयन करने के बाद में नियम, सिद्धांत या प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। नियम, सिद्धांत व प्रक्रिया का उपयोग करता है, और जैसे ही वो उपयोग करेगा, सही उपयोग कर लेगा, सही उपयोग करते ही समस्या का क्या हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। ये एक तरीका होता है एप्लीकेशन, पुराने ज्ञान को अप्लाइड करने का। विद्यार्थी के सामने समस्या रखी जाती है, समस्या रखने के बाद में ऐसे तत्व पुनर्गठित करने का प्रयास करता है जिनसे वो परिचित है। उसके बाद में ऐसे नियम या सिद्धांत का चयन करता है जिससे समस्या का समाधान करना है। चयन करने के बाद में नियम या सिद्धांत जिसका चयन किया है उसको सही रूप से उपयोग करता है। कहीं गलती से उपयोग होते ही गलत हो जाएगा, आंसर नहीं निकल पाएगा। और यदि सही उपयोग उसने उस प्रोसीजर, कोई रूल्स, कोई थ्योरीज का कर लिया, तो वो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, समस्या जो है उसका समाधान हो जाएगा। ये चरण है, और इसी में इसकी व्यवहारिक शब्दावलियां छुपी हुई है। अब समस्या जब व्यक्ति के सामने रखेंगे तो एक व्यवहारिक शब्दावली आती है जांच करना। तो वो उसकी जांच करेगा कि नहीं करेगा, जांच करना। उसके बाद में ऐसे तत्वों को ढूंढेगा जिससे वह परिचित है, तो ढूंढना, एक व्यवहारिक शब्दावली इससे संबंधित होगी, ढूंढना। नियम या सिद्धांत का चयन करेगा तो चयन करना, चयन करना ज्ञान में भी था, यहां भी है, हो सकता है, दो जगह हो सकती है। ये मेगर साहब ने दी थी, मैंने नहीं दी है। उसके बाद में उस ज्ञान का उपयोग करेगा, तो एक आ गया उपयोग करना, और समस्या का समाधान कर देगा, समस्या का निर्माण कर देगा, तो एक आएगा समाधान करना या निर्माण करना। निर्माण करना, जैसे मॉडल का निर्माण किया था ना, तो निर्माण करना या समाधान करना। और जब समस्या का समाधान कर देगा तो फिर
उसे टीचर के सामने प्रदर्शित करेगा कि देखिए गुरुजी मैंने कर दिया है, यानी कि एक अंतिम आ गया प्रदर्शित करना। ये इससे संबंधित व्यवहारिक शब्दावली होगी। प्रश्न पूछे जाते हैं प्रदर्शित करना व्यवहारिक शब्दावली किस उद्देश्य से संबंधित है, किससे होगी, अनुपयोग से। कितना आसान है। चरण आपको याद रहने चाहिए, ध्यान रहने चाहिए। कोई समस्या रखी जाती है आपके सामने तो ऐसे तत्वों को पुनर्गठित करने का प्रयास करेंगे जिससे आप परिचित हैं। ऐसे नियम या सिद्धांत का चयन करेंगे जिससे समस्या का समाधान करना है। उस नियम सिद्धांत या प्रक्रिया का उपयोग करेंगे सही रूप में, उपयोग करते ही समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी से इसकी व्यवहारिक शब्दावलियां निकल के आती है। समस्या सामने रखी है तो जांच करेंगे, तत्वों को ढूंढ रहे हैं तो ढूंढना हो गया, उसके बाद में चयन करना हो गया, उस नियम या सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं, उपयोग करना हो गया। जैसे ही उपयोग करोगे समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान करना हो गया। समाधान करना या निर्माण करना एक ही बात होती है। जैसे कोई मॉडल का आप निर्माण कर रहे हो तो वो निर्माण करना हो गया, और जैसे ही समाधान या निर्माण हो जाएगा उसको प्रदर्शित कर दोगे, ये लो गुरुजी, ये प्रदर्शित करना। ये इसकी व्यवहारिक शब्दावलियां हुई। ये आपका अनुप्रयोग उद्देश्य पूरा हुआ। ठीक है, अगला है विश्लेषण, एनालिसिस। विश्लेषण या एनालिसिस। विश्लेषण का मतलब क्या है? विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ यही है कि कोई भी सूचना है, सूचना का मतलब यहाँ पे ज्ञान का भंडार है, यानी कि जैसे मूल अधिकार हो गए, पूरे पूरे मूल अधिकार, ये सूचना का मतलब, इसमें मूल अधिकार लिखे हुए हैं। ये कोई सूचना आपके सामने है, इस सूचना को छोटे छोटे अंशों में विभक्त करना। एनालिसिस का मतलब यही है, छोटे छोटे अंशों में विभक्त करना। ये अंश बना दिए छोटे छोटे, छोटे छोटे तत्वों में विभक्त करना, अंशों में विभक्त करना, पार्ट्स में विभक्त करना। पूरी सूचना को छोटे छोटे भागों में आपने बांट दिया। ठीक है, तो यही काम करते हैं विश्लेषण करने के लिए कि कोई भी ज्ञान हमारे पास है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और बांटने के बाद इस अंश का किसी दूसरे अंश के साथ संबंध स्थापित करना, और इस अंश का संपूर्ण के साथ संबंध स्थापित करना। तीन काम हो गए। नंबर 1, संपूर्ण सूचना को छोटे छोटे अंशों में बांटना। छोटे छोटे अंशों में बांटने के बाद में प्रत्येक अंश का अन्य दूसरे अंश के साथ, जैसे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, प्रत्येक अंश का अन्य दूसरे अंश के साथ संबंध स्थापित करना, और प्रत्येक अंश का संपूर्ण सूचना के साथ संबंध स्थापित करना ही विश्लेषण करना कहलाता है। जैसे मान लो मूल अधिकार का विश्लेषण कर रहे हैं कि मूल अधिकार जो है उसके अंदर ये समानता का अधिकार है, उसको मैंने अलग कर लिया, स्वतंत्रता का अधिकार को अलग कर लिया, धार्मिक स्वतंत्रता वाले को अलग कर लिया। ठीक है, अलग अलग सभी अधिकारों को करके उनके बारे में अलग से पढ़ा। उसका जैसे सौर मंडल था तो पृथ्वी को अलग किया, सूर्य को अलग किया, हमने शुक्र को अलग किया, मंगल को अलग किया, अलग अलग करके पढ़ा। फिर बात करी कि इन दोनों के बीच में, तो पृथ्वी और शुक्र के बीच में क्या संबंध है, इन संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया। पृथ्वी और पूरे सौर मंडल के बीच में क्या संबंध है, उस संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया। विश्लेषण करने का मतलब ये, जैसे पेपर एनालिसिस करते हो आप, छोटे छोटे भागों में बांटते हो ना कि भारत के भूगोल में भौतिक प्रदेश में से कितने प्रश्न आए। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के विश्लेषण करके और उसके बाद में कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। यह है विश्लेषण करने की क्षमता। विश्लेषण करने में सिंपल सी बात क्या है, सूचनाओं के समूह को छोटे छोटे अंशों में विभक्त करना, प्रत्येक अंश का दूसरे अंश के साथ संबंध स्थापित करना, और प्रत्येक अंश का संपूर्ण सूचना के साथ संबंध स्थापित करना ही विश्लेषण करना कहलाता है। अब इसमें इसके भाग हैं। विश्लेषण करना उद्देश्य जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग हैं। क्या क्या विश्लेषण होते हैं इसमें 3 में? नंबर 1, तत्वों का विश्लेषण। तत्वों का विश्लेषण। नंबर 2, संबंधों का विश्लेषण। संबंधों का विश्लेषण। और नंबर 3,
संगठन के लक्ष्यों का विश्लेषण, संगठन के लक्ष्यों का विश्लेषण। तो विश्लेषण उद्देश्य के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? तत्वों का विश्लेषण, संबंधों का विश्लेषण और संगठन के लक्ष्यों का विश्लेषण। देखो ये समझिए, यहीं से ये निकलते हैं। ये सूचना थी, इस सूचना को छोटे छोटे तत्वों में बांट के इन तत्वों का विश्लेषण करना नंबर 1। इन तत्वों का दूसरे तत्वों के साथ या इन तत्वों का संपूर्ण सूचना के साथ संबंध स्थापित करके संबंधों का विश्लेषण करना नंबर 2। 2 तो हो गए। तीसरा संगठन। संगठन का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है। उस संगठन का मतलब सूचना का संगठन, ज्ञान का संगठन। जो पूरे मूल अधिकार आप पढ़ रहे हैं वही एक संगठन है। वो मूल अधिकार बनाने के पीछे मूल लक्ष्य क्या रहा, ये आप तब पता कर पाओगे जब उस पूरे मूल अधिकार को छोटे छोटे अधिकारों के रूप में बांट कर आप पढ़ सकोगे। तो जब उसको छोटा छोटा करके विश्लेषित करने की क्षमता आप में रखोगे तो आप ये समझ पाओगे कि इसको मिला के ये जो हमने बनाया है, इसको बनाने का प्रमुख लक्ष्य क्या है, यानी कि संगठन का लक्ष्य क्या है। इस बात का विश्लेषण आप तभी कर पाओगे जब संपूर्ण संगठन को छोटे छोटे भागों में बांटकर विश्लेषण करने की क्षमता रखोगे। तो तीसरा हो गया संगठन के लक्ष्यों का विश्लेषण। 3 भाग हो गए, कुछ रटने का जरूरत नहीं है, यहाँ समझो सीधा। तत्वों का विश्लेषण नंबर 1, छोटे छोटे तत्वों में विभक्त करके उनका विश्लेषण करना। संबंधों का विश्लेषण, उनके बीच में संबंध स्थापित करके विश्लेषण करना। और संगठन के लक्ष्यों का विश्लेषण का मतलब जो छोटे छोटे तत्वों से पूरा संगठन बना है, वो संगठन बनाने के पीछे मूल कारण क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका टारगेट क्या है, उस बात का विश्लेषण भी करना। ये 3 विश्लेषण के भाग हो गए। विश्लेषण उद्देश्य से संबंधित व्यावहारिक शब्दावली देखो। अब एक व्यावहारिक शब्दावली है अलग करना। एक आएगी आपके संबंधित करना। विश्लेषित करना। विश्लेषण उद्देश्य से संबंधित प्रमुख जो व्यवहारिक शब्दावलियां हैं, और एक इंपॉर्टेंट अलग है अंतर करना। देखो ये व्यवहारिक शब्दावली कैसे है। अलग करना तो आपको समझ में आ गया होगा, सूचना के इस संगठन को छोटे छोटे भागों में अलग कर दिया। संबंधित करना भी आ गया, इसका इसके साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, विश्लेषण कर ही रहे हैं इसलिए विश्लेषित करना हो गया। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन होगा कि अंतर करना आ गया। सर अंतर करना हमने अवबोध में भी पढ़ा था, विभेद करना वहां भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों जगह पे है ये। यहाँ अंतर कैसे करोगे? यहाँ आपने सौर मंडल को, पृथ्वी, सूर्य सबको अलग अलग बांट के आपने विश्लेषण किया। पृथ्वी और जब आपने शुक्र का विश्लेषण करके इनके बीच में तुलना की, एक तुलना करना और होगा, तुलना करना सिर्फ यही है, तुलना करना। तुलना कब कर पाओगे? जब पूरी सूचना को छोटे छोटे भागों में बांट के उन भागों की आपस में तुलना करोगे, और तुलना करोगे तो अंतर भी स्पष्ट कर सकोगे। तो विश्लेषण उद्देश्य में अपने आप में अंतर करना और तुलना करना छुपा हुआ है। अवबोध उद्देश्य में भी अंतर करना है। एग्जाम में यदि प्रश्न आ जाए तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, संभावना यही है, लगभग किसी भी सूरत में दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। बाई चांस आते हैं, तुलना करना यदि शब्द आएगा तो 100% आंसर आपको विश्लेषण करना होगा। और यदि अंतर करना आ गया तो दोनों चीजें सही है, दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों में मेगर साहब ने बताया अंतर करना। जैसे चयन करना अनुप्रयोग में भी था, चयन करना ज्ञान में भी था, दोनों जगह है, दोनों जगह हो भी सकता है। ठीक है, ये विश्लेषण उद्देश्य से संबंधित बातें हुई। पूरी सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटना, उसके बाद में तत्वों का विश्लेषण करना, संबंधों का विश्लेषण करना, संगठन के लक्ष्यों का विश्लेषण करना, और इससे संबंधित व्यवहारिक शब्दावली हो गई अलग करना, संबंधित करना, विश्लेषित करना, अंतर करना और तुलना करना। अंतर करना यहाँ भी थी, अंतर करना अवबोध में भी थी, दोनों जगह हो गई। अगला उद्देश्य है संश्लेषण, सिंथेसिस। संश्लेषण विश्लेषण का जस्ट उल्टा है। संश्लेषण का मतलब है छोटे छोटे तत्वों या अंशों को मिलाकर
ये छोटे छोटे अंश थे, इन सभी को हमने मिलाया और मिलाकर एक संपूर्ण सूचना का निर्माण कर लिया। एक संपूर्ण सूचना का निर्माण करना, यही संश्लेषण करना कहलाता है। यानी कि नई चीज का सृजन करना। कोई छोटी चीजें इधर उधर पड़ी है, उन सबको मिला के एकदम नई अद्वितीय चीज का, जिससे दूसरा है ही नहीं, ऐसी नई चीज का सृजन करना ही संश्लेषण करना कहलाता है। अच्छा, संश्लेषण में क्या होगा? देखो, संश्लेषण में व्यक्ति अपने अंदर से विचार प्रकट करेगा, नए विचारों को जन्म देगा, नई चीजें लेके आएगा। यानी कि उसमें किस बात की क्षमता होगी? उसमें रचना करने की क्षमता होगी। इसमें किस बात की क्षमता होगी? उसमें सृजन करने की क्षमता होगी। कौन से भाव उसमें निकल के आएंगे? उसके मूल भाव निकल के आएंगे। यानी तीन चीजें जो है, जिस व्यक्ति में तीन प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देता है, सृजनात्मक, रचनात्मक और मौलिक। संश्लेषण उद्देश्य जिसका मजबूत है, उसमें सृजनात्मकता की क्षमता ज्यादा पाई जाती है, रचनात्मकता की क्षमता ज्यादा पाई जाती है, मौलिकता उस बच्चे में ज्यादा होती है, खुद के विचार ज्यादा प्रकट करता है, इसलिए वो नई चीज का संश्लेषण करने में सक्षम होता है। विश्लेषण में तो किसी संगठन को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, संश्लेषण में छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के एक संपूर्ण सूचना का निर्माण करना। संश्लेषण उद्देश्य के तीन भाग हैं, इसके भी तीन भाग हैं। संश्लेषण उद्देश्य के तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला है अद्वितीय सूचना का निर्माण। अद्वितीय सूचना, ऐसी सूचना जैसी दूसरी किसी के पास नहीं हो, का निर्माण। दूसरा है किसी क्रिया के प्रस्तावित स्वरूप का निर्माण। प्रस्तावित स्वरूप का निर्माण। और तीसरा पार्ट है अमूर्त संबंधों की व्युत्पत्ति। अमूर्त संबंधों की व्युत्पत्ति, ये है संश्लेषण उद्देश्य के तीन भाग में। सबसे पहला है अद्वितीय सूचनाओं का निर्माण। अद्वितीय सूचना मतलब छोटे छोटे अंशों को जोड़ के एक ऐसी सूचना बना ली जैसी कहीं और नहीं। जैसे कहानी निर्माण करता है कोई, तो आसपास की इधर उधर की घटनाओं को जोड़ तोड़ करके एक नई कहानी बना लेते हैं। जिस फिल्म में कहानी आती, KGF चैप्टर 1 की जो कहानी थी, वो अपने आप उस लेखक की खुद की मूल रचना थी, उसके द्वारा निर्माण की गई थी, सृजित की गई थी। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? कहानी लिखना। जैसे कविता बना लेना। विवेक जी सर चलते ही 5 मिनट में कविता बना लेते हैं। मनोविश्लेषण उद्देश्यों के ऊपर, मनोविश्लेषण सिद्धांत के ऊपर उन्होंने एक कविता बना ली थी 10 मिनट में। तो वो सृजनात्मकता है उनमें, संश्लेषण करने की शक्ति है उनमें। किसी क्रिया के प्रस्तावित स्वरूप का निर्माण, जैसे भवन निर्माण करते हैं हम, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। भवन निर्माण है कि भाई इस हिसाब से ये चीज़ हम बनानी है, तो ये भी सृजनात्मकता के बिना नहीं होता। जैसा प्रस्तावित है उस हिसाब से उसको बना लेना। अमूर्त संबंधों की व्युत्पत्ति, ये महत्वपूर्ण है। कोई नए सूत्र का निर्माण कर लेना। अमूर्त संबंध का मतलब ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स जो है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति का नियम, आपके x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy होता है, ये नया सूत्र है। सूत्र की व्युत्पत्ति करना, तो इसमें आता है, इसके एग्जाम्पल है सूत्र की व्युत्पत्ति करना या सामान्यीकरण करना। सूत्र की व्युत्पत्ति, नए सूत्र की व्युत्पत्ति कर दी, या सामान्यीकरण करना। सामान्यीकरण क्या होता है इसको अभी हम समझेंगे। सामान्यीकरण करना, देखो ध्यान देना, फिर कंफ्यूजन होगा। अवबोध उद्देश्य में पढ़ा था सूत्रीकरण करना, यहाँ है सूत्र की व्युत्पत्ति करना। फर्क है दोनों में। सूत्रीकरण करना में तो हमारे पास एक कथन था, उसका एज इट इज अनुवाद किया सूत्र में, वो सूत्रीकरण हो गया। वहां कोई नया सूत्र नहीं बनाया हमने, यहाँ पे नए सूत्र का निर्माण कर रहे हैं, व्युत्पत्ति कर रहे हैं। तो सूत्र की व्युत्पत्ति करना तो आएगा संश्लेषण उद्देश्य से संबंधित, और सूत्रीकरण करना आएगा अवबोध उद्देश्य से संबंधित। ये सामान्यीकरण क्या है इसको समझो। कंसेप्ट्स जो है उनको समझना बहुत जरूरी है। सामान्यीकरण को
जनरलाइजेशन बहुत बार आएगा, आपके बहुत जगह आएगा। एक्चुअल में जनरलाइजेशन होता क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर चलना। ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलना होता क्या है, ये समझिए आप। तो देखो इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक हकीकत की कहानी है ये। एक बार एक गणितज्ञ थे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, बड़े महान गणितज्ञ थे। वो 5वीं क्लास की बात है। तो गणित के टीचर बड़े परेशान रहा करते थे उनकी वजह से। वो रोज़ मतलब परेशान करते थे कि सर पढ़ाओ, सर पढ़ाओ। वो बड़े निकम्मे मास्टर थे, वो पढ़ाना चाहते नहीं थे, सोना चाहते थे क्लास में। तो जब बार बार उनके कहने पे टीचर ने कहा कि चलो ठीक है, मैं एक प्रश्न देता हूँ, आप सभी बच्चों ये प्रश्न करके लेके आओ। उनको ये लगा कि मैं ये जो प्रश्न दे रहा हूँ, एक बार इस प्रश्न को करने में बच्चों को आधा घंटा लगेगा, फिर ऐसा ही एक दूसरा प्रश्न दे दूंगा, उसको करने में आधा घंटा लगेगा, फिर तीसरा दे दूंगा, उसको करने में आधा घंटा लगेगा, मेरा काम निकल जाएगा, 2 घंटे का पीरियड मेरा पूरा हो जाएगा। उन्होंने प्रश्न दिया कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 97 + 98 + 99 + 100 बराबर कितना होगा? ये प्रश्न उन्होंने दे दिया। ठीक है, अब इस प्रश्न को करने में उनको सबको पता था 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 ऐसे करेंगे, हालत खराब हो जाएगी बच्चों की। उसके बाद में 11 जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, 21 जोड़ेंगे, 22 जोड़ेंगे, 41 42 ऐसे जोड़ना पड़ेगा एक एक को लेके नीचे, तो हालत खराब हो जाएगी इससे। तो बच्चे करने लगे, उसको लगा ठीक है आधा घंटे में हो जाएगा। फिर जब बच्चे ये करके ले आएंगे तो मैं 1 से लेके 150 तक का दे दूंगा, 1 से लेके 200 तक का दे दूंगा, बच्चे करते रहेंगे, मेरा काम चलता रहेगा। उसको ये नहीं पता था कि आपकी क्लास में कार्ल फ्रेडरिक गॉस बैठा है। फ्रेडरिक गॉस साहब ने क्या किया इस प्रश्न को हल करने के लिए, मतलब उल्टा लिख देता हूं मैं इसको, 100 + 99 + 98 + 97 + 96 4 + 3 + 2 + 1 बराबर, इसका मतलब भी कैपिटल N और इसका भी कर दिया उसने कैपिटल N। बात है कि कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो। अब इन दोनों को जोड़ लिया, जोड़ने पे 100 और 1 कितना आया? 101। 99 2 कितना आया? 101। 98 3 कितना आया? 101। ठीक है, ये करके प्लस 101 प्लस सभी का मान जो है वो 101 आया और n और n मिलके कितना हो गया? 2n। ये 101 कितनी बार हो गए? 100 बार हो गए। तो क्या हो गया? 100 गुणा 101 बराबर आ गया 2n और n बराबर आ गया 100 गुणा 101 बट्टा 2। और ले जाके फटाक से मास्टर साहब को दिया, बोले सर आ गया आंसर, 1 मिनट में आंसर आ गया, बताओ और प्रश्न दो में। टीचर परेशान, बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले सर देखो ऐसे हो गया। देखती उसने कहा तुमने तो नए सूत्र का निर्माण कर दिया भाई, तुम तो बड़े गणितज्ञ हो, तुम तो गणित के राजा हो, राजकुमार हो। उनको कहा था ये बात, तो उन्होंने कहा ठीक है गणित मेरी रानी है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस की एक परिभाषा है, गणित विज्ञान की रानी है। तो इसमें फ्रेडरिक गॉस साहब ने इस प्रश्न को हल करने का एक सूत्र बना दिया और जैसे ये था 1 से लेके यदि n संख्याओं का योग करना है तो वो योग n × n + 1 बट्टा 2, n × n + 1 बट्टा 2, ये नया सूत्र बना दिया। अब चाहे ऐसा कोई भी प्रश्न ले आओ, 1 से लेके 100 तक करवा लो, 1 से लेके 150 तक, 150 होगा तो यहाँ 150 लिख देंगे, 200 होगा तो यहाँ 200 लिख देंगे, 500 होगा तो यहाँ 500 लिख देंगे, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो इन्होंने किया क्या है, पहले जो टीचर था उसके मन में ये थी कि मैं बच्चों को एक बार तो 1 से 100 दे देता हूँ, दूसरी एक बार मैं 1 से लेके 150 दे दूंगा, एक बार मैं 1 से लेके 200 दे दूंगा, करके लाओ, 1 से लेके 20 दे दूंगा, 1 से लेके 40 दे दूंगा, करके लेके आओ। तो 1 से लेके 20 की संख्याओं को जोड़ने के लिए बच्चा कैसे हल करता? 2 3 4 ऐसे जोड़ जोड़ के करता, 20 तक जोड़ता। 40 तक के लिए फिर 20 के बाद में 21 को जोड़ता, 22 को जोड़ता, 23 को जोड़ता, 100 के लिए फिर उस हिसाब से आगे जोड़ता, 150 में और आगे जोड़ता। यानी कि इस प्रश्न को हल करने का अपना एक क्या तरीका था? विशिष्ट तरीका था। 1 से 20 को हल करने का अपना विशिष्ट तरीका था, 1 से 40 को हल करने का अपना एक विशिष्ट तरीका है, 1 से 100 तक का हल करने का अपना एक विशिष्ट तरीका है,
इस प्रकार के कितने भी प्रश्न यदि उसको दिए, जब तक उसके पास सूत्र नहीं था तब तक उन सभी प्रश्नों को हल करने का अपना अपना एक विशिष्ट तरीका था। और एक अध्यापक यही चाह रहा था उसमें कि बच्चा हर बार अपने अपने विशिष्ट तरीके से उस प्रश्न को हल करके लाए और मेरा समय निकलता रहे। ठीक है, लेकिन फ्रेडरिक गोस साहब ने इस प्रकार के सभी प्रश्नों को हल करने के एक सामान्य तरीके को ढूंढ लिया, एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया कि 1 से लेकर 100 पूछो, चाहे 500 पूछो, चाहे 1000 पूछो, चाहे 20 पूछो, चाहे 25 पूछो, चाहे 27 पूछो, ऐसे जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे उसको अब अलग अलग तरीके से हल करने की जरूरत नहीं है, उनको विशिष्ट तरीके से हल करने की जरूरत नहीं है। उन सभी प्रश्नों को हल करने का एक सामान्य तरीका आ गया। इसे बोला जाता है जनरलाइजेशन, विशिष्ट से सामान्य की ओर। उन सभी प्रश्नों को हल करने का एक जनरल तरीका ढूंढ लिया, इसे कहा क्या जाएगा, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। यानी कि सूत्र का निर्माण करना ही एक्चुअल में क्या कहलाता है, मैथ्स में सामान्यीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहां ये सृजन करने की क्षमता यदि होगी तभी ये काम कर पाएगा। अब इससे संबंधित व्यावहारिक शब्दावलियां देखो। एकीकृत करना, संगठित करना, सामान्यीकरण करना, सृजन करना। बात है कि समझ रहे हैं आप आराम से क्यों है भाई, छोटे छोटे तत्व थे उनको एकीकृत करके एक सूचना बना ली, छोटे छोटे तत्वों को संगठित करके एक सूचना बना ली और एक नए सूत्र का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि सामान्यीकरण कर रहे हैं, नई चीज का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि सृजन कर रहे हैं। तो इससे संबंधित व्यवहारिक शब्दावलियां हो गई ये। ठीक है, ये आपका संश्लेषण उद्देश्य पूरा हुआ। और अंतिम है मूल्यांकन। अंतिम उद्देश्य आ गया आपका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। मूल्यांकन उद्देश्य जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य इसे माना है बेंजामिन एस ब्लूम साहब ने, सर्वोच्च उद्देश्य। और इसका मतलब क्या है, कोई भी सूचना, कोई भी नियम, कोई भी हल, सॉल्यूशन, कोई पर्पज, कोई भी बात है, कोई भी ज्ञान है, उस ज्ञान के बारे में आप में निर्णय देने की क्षमता है। और निर्णय आप तब दे पाओगे जब आप ये पहचान पाओगे कि ये सही है या गलत है, आपके विचारों से वो सही है या गलत है। यानी कि आप उसके मूल्य का अंकन करोगे, उसका मूल्यांकन करने का प्रयास करोगे। मूल्यांकन, जैसे मान लो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व की बात हमने कही थी शुरुआत में, आपको पढ़ा दिया गया मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार जो है वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, उसको समानता का अधिकार दिलाता है, स्वतंत्रता का अधिकार दिलाता है। नीति निर्देशक तत्व जो है गरीब लोगों को बराबर लाने के लिए राज्य के प्रयास है, आम राज्य में इस प्रकार का माहौल बनाना है जिससे पूरे राज्य में शांति रहे, समृद्धि रहे, समानता रहे, यह राज्य का अधिकार है। राज्य ऐसा प्रयास करें। और यहाँ पे व्यक्ति के खुद के अधिकार हैं। अब आपको ये पढ़ाने के बाद में ये पूछा गया कि इनमें से प्रभावी कौन सा रहना चाहिए, मूल अधिकार ज्यादा प्रभावी रहना चाहिए या नीति निर्देशक तत्व ज्यादा प्रभावी रहना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आप में क्षमता होनी चाहिए, उन दोनों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद में अपने विचार प्रकट करो, किसी के बचाव में लिखो, किसी के विपक्ष में लिखोगे। एक बच्चा लिखता है कि सर मूल अधिकार ज्यादा प्रभावी होने चाहिए, क्यों? क्योंकि राज्य तो मूल अधिकारों का हनन करते हुए राज्य इस नाम से मनमानी कर सकता है और वो करेगा कुछ है नहीं और हमारे मूल अधिकार उड़ जाएंगे। एक कह रहा है सर मूल अधिकारों में क्या रखा है, यदि गरीब भूखा सो रहा है तो राज्यों को इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है वो समृद्ध रहे, समान आ जाए, और वो तभी होगा जब नीति निर्देशक तत्व ज्यादा प्रभावी रहेंगे। यानी कि दो व्यक्ति अपने अपने मूल विचार लिख रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं उनका। एक कह रहा है कि मूल अधिकार ठीक है, उसका बचाव कर रहा है, नीति निर्देशक तत्वों का विरोध कर रहा है। दूसरा नीति निर्देशक तत्वों का बचाव कर रहा है, मूल अधिकार का विरोध कर रहा है। और ये तब कर पाएगा जब उसमें मूल्यांकन करने की क्षमता होगी। मूल्यांकन जो है वो दो प्रकार से किया जाता है।
दो प्रकार से किया जाता है, एक आंतरिक साक्ष्य के आधार पर और दूसरा जो है वो बाह्य मानदंड के आधार पर। आंतरिक साक्ष्य के आधार पर तथा बाह्य मानदंड के आधार पर। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो हमारे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, इंटरव्यू जितने भी होते हैं वो 3 प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, संरचित, अर्धसंरचित, असंरचित। मूल्यांकन ये वो। तो इंटरव्यू लेने के लिए आने वाले को यदि ये कह दिया जाए कि भाई आपको सिर्फ ये प्रश्न पूछने हैं जो हमने कहे हैं, तो उनको प्रश्न पूछने के लिए पहले से बाह्य मानदंड सौंप दिए जाते हैं, यानी कि वो इंटरव्यू संरचित हो गया, स्ट्रक्चर्ड हो गया, पहले से बता दिया गया भी इन आधार पर। बच्चे के 10वीं के बारे में पूछोगे, 12वीं के बारे में पूछोगे, इसके गांव के बारे में पूछोगे और ये प्रश्न पूछोगे आप, बस इनके आधार पर आप इंटरव्यू ले लोगे। ये पूरा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हुआ। ये मूल्यांकन करने का बाह्य मानदंड का तरीका। एक उसको कह दिया भाई आपको जो लगे उस हिसाब से आप बच्चे के व्यक्तित्व की पहचान कीजिए। तो वो इंटरव्यूअर अपने हिसाब से प्रश्न पूछता है कि भाई ठीक है, यहाँ ये पानी का गिलास रखा हुआ है, इसके ऊपर 5 सेकंड के लिए बोलिए, इस पेन के ऊपर 5 सेकंड के लिए बोलिए। वो अपने हिसाब से अपने मन से प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि वो आंतरिक साक्ष्य के आधार पर, खुद के अंदर से निकलने वाले भावों के आधार पर वो अगले वाले का मूल्यांकन कर रहा है। मूल्यांकन करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो व्यक्तिगत रूप से खुद अपने हिसाब से बच्चा मूल्यांकन करे, या उसको दे दिया जाए कि आप देखो इसमें इतने नंबर आने चाहिए, इसमें इतने नंबर आने चाहिए, इसके आधार पर आप मूल्यांकन करें, बाह्य मानदंड के आधार पर और आंतरिक साक्ष्य के आधार पर। यदि इस प्रकार का इंटरव्यू यदि कोई लेता है तो उसे बोला जाता है असंरचित इंटरव्यू। और यदि इंटरव्यू को यह कहा जाता है कि आपको पूछना तो यही है, लेकिन व्यक्तित्व का यदि पूरा आपको पता नहीं चलता है तो अपने हिसाब से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, वो होता है अर्धसंरचित प्रकार का साक्षात्कार। वो आगे पढ़ेंगे हम ये। ठीक है, तो ये मूल्यांकन करने के 2 तरीके हैं, एक आंतरिक साक्ष्य के आधार पर और एक बाह्य मानदंड के आधार पर। और इससे संबंधित व्यवहारिक शब्दावली एकदम आसान है। बचाव करना, यदि किसी के बारे में निर्णय दे रहा है कि ये ठीक है, जैसे नीति निर्देशक तत्वों को ठीक बताया। आक्रमण करना या उसका विरोध करेगा। आलोचना करना, आलोचना करेगा, मूल्यांकन करेगा तभी तो कर पाएगा। समर्थन करना, यदि वो ठीक है तो उसके पक्ष में रहेगा, मूल्यांकन करेगा तभी तो पक्ष या विपक्ष के बारे में बात कर पाएगा। और निर्णय देना, ये इससे संबंधित व्यवहारिक शब्दावलियां हो गई। निर्णय देना, ठीक है। और तो ये ज्ञानात्मक पक्ष के 6 उद्देश्य आपके पूरे हो गए। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 उद्देश्यों के बारे में एक बार फिर देखते हैं हम। सबसे पहले हमने ज्ञान पढ़ा था, पहली सीढ़ी थी। ज्ञान उद्देश्य का मतलब यह था कि जो ज्ञान हमें मिल रहा है उसको हम याद करें और पूछने पर या तो पुनः स्मरण करके बताएं या पहचान करके बताएं। ज्ञान उद्देश्य के 3 भाग थे, ये ध्यान रखना। 6 उद्देश्यों में से 4 उद्देश्य ऐसे हैं जिसके 3-3 भाग थे, एक का कोई भाग नहीं था, और एक मूल्यांकन के 2 भाग हैं। ज्ञान के 3 भाग कौन थे? विशिष्ट का ज्ञान, विशिष्ट से संबंधित रीतियों व साधनों का ज्ञान, और सार्वभौमिक तथा अमूर्त संपत्तियों का ज्ञान। उसके बाद में जो ज्ञान था उसके बारे में बुनियादी समझ हुई, यानी कि अवबोध हुआ। अवबोध 3 परिस्थितियों में होगा, 3 प्रकार से होगा। उसके 3 भाग हैं, अनुवाद करना, व्याख्या करना और उल्लेख करना। अवबोध होगी, उसके बाद में उस ज्ञान और अवबोध को उपयोग में लेना, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का कोई भाग नहीं है। फिर पूरी सूचना को छोटे छोटे टुकड़ों में विश्लेषित करने की क्षमता, विश्लेषण करना। विश्लेषण के 3 भाग थे, तत्वों का विश्लेषण, संबंधों का विश्लेषण और संगठन के लक्ष्यों का विश्लेषण। और उसके बाद में व्यक्ति में क्षमता आती है नवीन ज्ञान का सृजन करना, यानी संश्लेषण करने की शक्ति आ गई। संश्लेषण के भी 3 भाग थे, अद्वितीय सूचना का निर्माण नंबर 1, नंबर 2 था किसी क्रिया के प्रस्तावित स्वरूप का निर्माण, और नंबर 3 अमूर्त संबंधों की व्युत्पत्ति या सूत्र की व्युत्पत्ति। उसमें हमने पढ़ा था सामान्यीकरण कैसे किया जाता है। और अंतिम भाग आपका मूल्यांकन। इसके अंदर व्यक्ति किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी नियम का, किसी भी ज्ञान का, विचार का, उद्देश्य का मूल्यांकन करके उसके संदर्भ में निर्णय देता है कि ये सही है या गलत है। मूल्यांकन करने के 2 तरीके हैं, एक आंतरिक साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन, एक बाह्य मानदंड के आधार पर मूल्यांकन।
और इससे संबंधित ये व्यवहारिक शब्दावली हमने पढ़ी कि मूल्यांकन करेगा, उसको लगेगा सही है तो वो बचाव करेगा, उसको लगेगा सही नहीं है तो आक्रमण करेगा, उसको लगेगा सही नहीं है तो आलोचना करेगा, उसको लगेगा सही है तो समर्थन करेगा, और सही या गलत के आधार पर अंत में निर्णय देगा। ये हो गया मूल्यांकन। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन प्रश्नों को इसके आपके इनके साथ वो प्रश्न डाल दिए जाएंगे, पीडीएफ के साथ वो प्रश्न आ जाएंगे। उन प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करना खुद से, बिना आंसर्स लिखे वो प्रश्न होंगे। अपने खुद से इस क्लास के बाद में उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना। प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, अभी मैं या फिर मैं यहीं पे आपको ये प्रश्न लिखा देता हूँ और बीच में इसको पॉज करके वीडियो को इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करना। प्रश्न क्या है? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत के या आग्नेय चट्टानों के उदाहरण दीजिए, ये प्रश्न किस उद्देश्य से संबंधित है। कोशिका को परिभाषित कीजिए, ये किससे संबंधित है। ऐसे प्रश्न हम लिखेंगे, आपको उसका उद्देश्य लिखना है कि वो किससे संबंधित है, नीचे लिखना है। बीच के अंदर वीडियो को पॉज कर लेना, पूरे प्रश्न होने के बाद में 4-5 मिनट जितना भी समय लगता है उतने समय में उनको आंसर्स अपने लिखना है। उसके बाद में वापस से वीडियो देखना शुरू करना है। देखिए, प्रश्न लिखते जाओ आप अपनी कॉपी में। यदि नोट्स नहीं बना रहे तो रफ रजिस्टर में लिखो। पहला प्रश्न है, कोशिका को परिभाषित कीजिए। कोशिका को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भारत का संविधान एक उधार का थैला है। एक उधार का थैला है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। इसमें इनके आंसर्स नहीं लिखने हैं। ये जो प्रश्न लिखा रहा हूं इनके आंसर नहीं लिखने। ये प्रश्न किस उद्देश्य, ज्ञान से है, अवबोध से है, अनुपयोग से है, किस उद्देश्य से संबंधित है वो लिखना है आपको नीचे। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तीन प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न लिखो। सौर मंडल की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। पांचवा प्रश्न लिखो। दिए गए आंकड़ों की सहायता से एक ग्राफ का निर्माण कीजिए। एक ग्राफ या चार्ट का निर्माण कीजिए।
छठवां प्रश्न लिखो। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों, या छठवां लिख लो नया एक बार, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए, विशेषताएं लिखो। नए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। नए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। आठवां प्रश्न लिखो। प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल में विभेद कीजिए। प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल में विभेद कीजिए। नौवां प्रश्न लिखो। किसी संप्रत्यय को विवेचित करने की योग्यता। विवेचित करने की योग्यता। दसवां प्रश्न लिखो। जटिल मशीनों के उदाहरण दीजिए। जटिल मशीनों के उदाहरण दीजिए। ये 10 प्रश्न आपके सामने हैं। अभी आप क्या करेंगे कि इस क्लास में वीडियो को आप पॉज कर लेंगे, पहले इन 10 प्रश्नों को लिखें। इन 10 प्रश्नों को लिखने के बाद में वीडियो को पॉज करें, 5-7 मिनट का समय दें खुद को। जो मैंने पढ़ाया है 5-7 मिनट की बजाय यदि आधा घंटा दे तो भी दे। नोट्स निकाल लें, आप नोट्स निकाल के देखें मैंने क्या पढ़ाया है। आप उससे अपने आप को वहाँ, मतलब अभी जो ज्ञान हुआ है हमें उस ज्ञान को केवल ग्रहण नहीं करना है, ध्यान रखना। साइड हो जाता हूँ मैं यदि नोट करना चाह रहे हैं। ज्ञान को ग्रहण नहीं करना है, केवल ग्रहण नहीं करना है, उस ज्ञान के बारे में आपकी समझ होनी चाहिए, विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो आप रोकें खुद को, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान को पढ़ें वापस से। क्या है ज्ञान? ज्ञान से संबंधित व्यवहारिक शब्दावलियां पढ़ें, अवबोध को पढ़ें, व्यवहारिक शब्दावलियां पढ़ें, फिर से अनुप्रयोग को पढ़ें, फिर से विश्लेषण को पढ़ें, संश्लेषण को पढ़ें, मूल्यांकन को पढ़ें। उनको पढ़ने के बाद ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछे जाते हैं। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि कोशिका को परिभाषित कीजिए, ये किस संज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान से, अवबोध से, विश्लेषण से, संश्लेषण से। आंसर आपको देना है। तो एक बार खुद को रोक के 5 मिनट में यदि आंसर दे सकते हैं तो अच्छी बात है। अब तक जो पढ़ा है वो सीधा। यदि नहीं दे सकते हैं तो अपने पुराने किताब, पूरे जो नोट्स हैं उसको देखें, एक बार फिर पढ़ें, पूरा समझें। समझने के बाद इन 10 प्रश्नों का फिर से जवाब देने का प्रयास करें। जब तक इन 10 प्रश्नों के जवाब नहीं आए तब तक आपको इस क्लास से आगे नहीं बढ़ना है। कितना सही आप कर पाते हैं ये देखो। एक एक करके अब हम करते हैं। आपको अभी तुरंत नहीं करना है। जैसे मैं अभी सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बीच में रुकूंगा कोई फायदा नहीं है। आप इसको पॉज करके भी रुक सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। तो सॉल्यूशन होने के बाद में फिर से आप देखें। आप पूरा करने के बाद इस वीडियो को दोबारा से देखना शुरू करें।
इसमें देखें आपके आंसर्स क्या होगा। कोशिका को परिभाषित करना, परिभाषित करना, परिभाषित करना हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था ज्ञान उद्देश्य में। बच्चा पहले उस परिभाषा को याद करता है, फिर पुनः स्मरण करके बताएगा। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, ज्ञान से। सिर्फ समझना है आपको कैसे, कितने आराम से आंसर्स आएंगे। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण दीजिए, वर्गीकरण देना। अब याद करो वो वाली क्लास जिसके अंदर हमने कहा था कि सूचनाओं की व्यवस्था को इस प्रकार से ये दे दिया था और हमने इसको पुनः व्यवस्थित करके वर्गीकरण के रूप में इस प्रकार से कर दिया। तो सूचनाओं की व्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण करना था। यह किस भाग से संबंधित था, व्याख्या करने वाले भाग से, यानी कि कौन से उद्देश्य कौन सा हो गया, अवबोध उद्देश्य हो गया था। ठीक है। तीसरा कह रहा है भारत का संविधान एक उधार का थैला है, इधर उधर से लिया हुआ है, सब जगह से ले लिया। क्या आप इस बात से सहमत हैं, आपसे पूछ रहा है, आप इस बात से सहमत हैं क्या? यदि सहमत हैं तो इसके पक्ष में, यदि नहीं है तो उसके पक्ष में, यानी जो भी आपका उत्तर होगा उसके पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो आप या तो इसका बचाव करोगे या इसकी आलोचना करोगे, इस कथन की, यही तो काम करोगे ना। यानी कि आप इसका कथन का मूल्यांकन करोगे। कौन सा उद्देश्य हो गया, किस उद्देश्य से संबंधित हो गया ये प्रश्न, मूल्यांकन। ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि बेहतरीन प्रश्न उसने पूछना शुरू किया तो ये सबसे अच्छे प्रश्न होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है सौर मंडल की संक्षिप्त व्याख्या, यानी पूरा सौर मंडल लंबा चौड़ा है, उसको हमें संक्षिप्त में करके व्याख्या करनी है। ये तो सीधा हो गया। कौन सा उद्देश्य हो गया, अवबोध उद्देश्य हो गया। अवबोध में यही काम कर रहे थे हम, संक्षिप्त कर रहे थे और व्याख्या भी कर रहे थे। ध्यान देना, देखिए वहां जाके दिए, ये देखो इस प्रश्न को ध्यान देना। दिए गए आंकड़ों की सहायता से ग्राफ का निर्माण करना है या चार्ट का निर्माण करना है, मॉडल का निर्माण करना है, कुछ भी करना है। अब वहां जो ग्राफ हमने बनाया था वो अवबोध उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न आए तो गलती मत करना कि अवबोध उद्देश्य आंसर कर दें। वो ग्राफ तो हमने एक कथन था उसका अनुवाद किया था ग्राफ में, कोई निर्माण नहीं किया था, कोई रचना नहीं की थी अलग से। यहाँ पे हमें बहुत से आंकड़े दे दिए और बोला कि एक अच्छा सा ग्राफ बना के लेके आओ, एक सौरमंडल का मॉडल बना के लेके आओ, एक अच्छा सा चार्ट बना के लेके आओ। तो वो जो चार्ट बना वो अनुवाद करना नहीं है। ये चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, ये ग्राफ बनाना और ये दिए गए आंकड़ों की सहायता से यदि बना रहे हैं तो हमेशा आपका आंसर जो है वो क्या होगा, कौन सा होगा, अनुप्रयोग उद्देश्य होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार का प्रश्न कभी भी आए उसका आंसर क्या है, अनुप्रयोग। भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखो। अब भारत का संविधान आपने पढ़ा, उसके बाद में आपसे पूछा कि विशेषताएं बताइए, तो आप पुनः स्मरण करके उसको लिखोगे। यानी कि कौन सा उद्देश्य हो गया, ज्ञान। यहाँ पे बाकी कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। यदि केवल ज्ञान आपको है भारतीय संविधान की तो उसकी विशेषताएं आराम से आप लिख दोगे। ठीक है। अगला है नए सूत्र की व्युत्पत्ति। सूत्र की व्युत्पत्ति करना है, सूत्रीकरण करना नहीं है। यानी कि कौन सा उद्देश्य हुआ है, संश्लेषण उद्देश्य हो गया। ठीक है। प्राथमिक व द्वितीयक सेल में विभेद कीजिए, अंतर कीजिए। तो विभेद करना और अंतर करना दो जगह आया था, याद करो। एक अपना था अवबोध, तो दोनों आंसर होंगे इसके। एग्जाम में एक ही ऑप्शन आएगा, एक आया था विश्लेषण, दोनों आंसर्स होंगे। ठीक है। किसी संप्रत्यय को विवेचित करना, ये एज इट इज पूछा गया प्रश्न है, ऐसे ही पूछा था। किसी संप्रत्यय की विवेचित करने की योग्यता क्या कहलाती है। अब यहाँ पे व्याख्या करना तो आ जाता हमें फटाक से, अर्थ निकालना भी आ जाता है, वो बोर्ड में है। लेकिन विवेचना करना, याद करो, इंटरप्रिटेशन, इसका इंग्लिश वर्ड जो है वो जरूर आएगा, इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन किससे संबंधित हो गया, अवबोध उद्देश्य से संबंधित हो गया। ज्यादा प्रश्न अवबोध से ही पूछे जाते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा ज्यादा गहराई से पढ़ा था हमने। जटिल मशीनों के उदाहरण दीजिए। जटिल मशीनों के उदाहरण देना, ये भी किस भाग से संबंधित हो गया, उदाहरण देना अवबोध उद्देश्य से संबंधित हो गया। तो आप चेक करें ये आंसर यदि आप पूरे सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति आपको अच्छी तरीके से हो गई है। चलो, हाँ, आज की कक्षा में हमने पूरे ज्ञानात्मक उद्देश्य को पढ़ लिया है। आगामी कक्षा में हम भावात्मक और मनोक्रियात्मक कक्षा उद्देश्यों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।